दोस्तों प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो दुनिया भर के जितने भी बड़े देश हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस दुनिया इस समय फेस कर रही है, उसमें कंट्रीज हमेशा ये कोशिश करती हैं कि जितना हो सके ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। नए देशों के साथ में या उन देशों के साथ में जिनके साथ में पहले ट्रेड नहीं हुआ करता था या पहले कभी ट्रेड किया नहीं है, उनके साथ भी ट्रेड बढ़ाएं। साथ में जो जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसके साथ ट्रेड को और पुश किया जाए, ट्रेड को और बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया और यूके ने लिया है। जी हां दोस्तों, इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए। तो क्या होता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको भी समझेंगे। ये भी जानेंगे कि इंडिया यूके के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या बातों पर चर्चा हुई है, क्या क्या बातों पर मोहर लगी है। उसके साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कुछ चैलेंजेस भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आएंगे, उन्हें भी हमें देखना होगा। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पहले बात करेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, जब भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड स्टार्ट करती है या ट्रेड रिलेशंस को बिल्ड करती है तो ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप डे वन से किसी कंट्री को बोलो कि आज से हम आपके किसी भी गुड पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप भी हमारे गुड्स पे टैक्स मत लगाना, लेबर का फ्री मूवमेंट होगा। इस तरह से नहीं होता है। हर चीज एक स्टेप पे चलती है। जैसे सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कंट्रीज क्या करती हैं, टैरिफ्स जो होती हैं सिलेक्टेड आइटम्स पे टैरिफ को रिड्यूस करती हैं। फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कंट्रीज जनरली जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने या यूके ने, फॉर एग्जांपल यूके ने भारत को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करे। अब अगर यूके ने कुछ गुड्स भारत को एक्सपोर्ट करे तो इंडिया उन गुड्स पर टैरिफ जो है वो 90-95% तक रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली भारत के जब गुड्स यूके में जाएंगे तो यूके भी इंडिया के गुड्स पर टैरिफ कम चार्ज करेगा, यानी कि 90 से 95% टैरिफ एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसी पॉइंट को बोला जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या है यहां पे, इंडिया यूके विजन 2035 फोकस ऑन the vision document outline a comprehensive roadmap to deep strategic ties across trade, technology, defense, education, climate और innovation। अगर आप इन 6 चीजों को देखें तो यही 6 चीज आज कंट्रीज एक दूसरे के साथ इस रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का। टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम सब जानते हैं जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लगातार चल रहा है, चाहे एआई के संदर्भ में हो, चाहे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हो, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस। दुनिया में इस समय दो ही तरह के देश डोमिनेट कर सकते हैं। एक तो वो जिनका इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छा हो, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हो, या दूसरे जिनकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो। तो ये तीसरी पॉइंट आ गया डिफेंस। चौथा एजुकेशन। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप स्किल बेस्ड चीजों को प्रोवाइड करेंगे, जितना स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उतना ही आपके लोग दुनिया भर की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें एक्सेल आउट करेंगे, उनमें बेहतर काम करेंगे। फिर क्लाइमेट। पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद से तो क्लाइमेट चेंज वैसे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस क्लाइमेट चेंज पर दुनिया भर के देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक और वो चीज आ गई। और आखिरी चीज है इनोवेशन। जैसे हम ये बात कहते हैं ना कि इनोवेशन इज द नेसेसिटी, तो ये इनोवेशन जो नेसेसिटी है उसी पर यहां बात हो रही है कि जितना ज्यादा आप इनोवेट करोगे, जितना ज्यादा आप इनोवेशन पर काम करोगे, इनोवेटेड थिंकिंग लाओगे, R&D पर खर्चा करोगे, उतना ही आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर रिसर्च पर ₹1 खर्च किया जाए तो वो आपको 3 से 5 गुना तक का रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं 6 चीजों के ऊपर इंडिया यूके विजन 2035 फोकस करता है। अब आप देखिए, बात भी यही होगी। इट एम टू बूस्ट जॉब्स, जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, क्लीन एनर्जी और लोगों के बीच में आपस में लिंक एनहांस करेगा, जिससे कि दोनों देशों की म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल लीडरशिप प्रमोट होगी। फिर अगर हम आगे बात करें तो क्या क्या पॉइंट यहां पर डिस्कस हुए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमी में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता ही है, उसके अलावा
इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक का रेलिवेंस इकोनॉमी और आईआर दोनों में आएगा। तो इंडियाज गेन, इंडिया क्या क्या गेन कर रहा है? 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूके विल बी नाउ ड्यूटी फ्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में तो आप सिलेक्टेड आइटम्स पे टैरिफ रिड्यूस करते हो, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप मोर देन 90% टैरिफ रिडक्शन कर देते हो दूसरे देशों के एक्सपोर्ट्स पे। तो इंडिया को गेन क्या मिलेगा? 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूके विल नाउ बी ड्यूटी फ्री। ये सारे ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इससे भारत का जितना भी ट्रेड जो यूके में हो रहा होगा उन सबको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यूके के लिए क्या गेन है? यूके के लिए गेन यह है कि 90% ऑफ द टैरिफ लाइन विल बी रिड्यूस, यानी कि यूके से आने वाले जो गुड्स हैं उस पर 90% टैरिफ भारत भी कम करेगा, जिसमें 85% जीरो ड्यूटी अगले 10 साल में भारत कर देगा। यानी कि भारत ने यह कहा है कि आपके जो गुड्स हमारी कंट्री में आएंगे 90% हम भी उन पर टैरिफ लाइंस रिड्यूस कर देंगे, और 85% जो टैरिफ है, 85% जो 85% बिकमिंग जीरो ड्यूटी विद इन 10 ईयर्स, मतलब जो आपके गुड्स हमारे यहां पे आ रहे हैं 85% गुड्स पर हम ड्यूटी फ्री उनको कर देंगे अगले 10 साल में, जीरो ड्यूटी। ठीक है। देन सेक्टर्स इंपैक्टेड, इनसे क्या कौन कौन सा सेक्टर्स पे इंपैक्ट आएगा? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक मरीन, टेक्सटाइल, केमिकल, बेस मेटल एंड प्रोसेस फूड्स, इनको यहां पर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी रियायत दी जा रही है, जिससे कि इनकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है और साथ साथ में जो प्रॉफिट्स हैं उन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। टैरिफ ऑन प्रोसेस फूड ड्रॉप फ्रॉम 70% टू 0, यानी कि प्रोसेस्ड इंडस्ट्री जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सनराइज इंडस्ट्री हो रही है, और इसी के लिए भारत ने मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। तो यहां पर अब प्रोसेस जो फूड्स हैं उन पर भी जो टैरिफ है वो 70% से 0 हो जाएंगे, जिससे कि भारत की टी, कॉफी, स्पाइसेस, रबर और प्लास्टिक जो है उनको एक तरह से फ्री एक्सेस मिलेगा यूके के मार्केट में। फिर अगर बात करें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे भी यहां पर बहुत बड़ा एक तरह का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर ही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ड्यूटी फ्री एक्सेस, 95% प्लस टैरिफ लाइन नाउ जीरो ड्यूटी, यानी कि फ्रूट्स जो भारत भेजेगा यूके, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, पिकल, जैक फ्रूट, मिलेट, ऑर्गेनिक हर्ब्स, इन सब पर लगभग जीरो ड्यूटी अब चार्ज करेगा यूके। एग्री एक्सपोर्ट could rise to 20% in 3 years, aiding India's $100 billion एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030। हम सब ये बात जानते हैं कि भारत ने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का जो टारगेट बना रखा है 2030 तक $100 बिलियन का, उस एग्री एक्सपोर्ट में अगले 3 सालों में 20% की बढ़ोतरी पूरी संभावना है होने की। और उसके अलावा सेंसिटिव आइटम्स, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, सेंसिटिव आइटम्स हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे डेयरी है, ओट्स है, एप्पल है, एडिबल ऑयल है, इनको भी यहां पर काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं मरीन प्रोडक्ट्स की। देखिए, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जाए, मरीन प्रोडक्ट इंडिया का एक बहुत बड़ा इनकम जनरेटिंग प्रोडक्ट है। तो यहां टैरिफ एलिमिनेशन, जीरो टैरिफ ऑन श्रिम्प, टूना फिश और फिश मील। करंट शेयर, इंडिया हैज ओनली 2.25% शेयर इन यूके मरीन इंपोर्ट। अब जो क्योंकि यहां पर टैरिफ्स कम होंगे तो इंडिया का ओवरऑल शेयर बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है, और ये इंडिया की कोस्टल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। फिर बात करें टेक्सटाइल एंड अपैरल। टेक्सटाइल में तो इंडिया वैसे भी बहुत बेहतर परफॉर्म करता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमें कड़ा कंपटीशन बांग्लादेश से मिल रहा है, कंबोडिया से मिल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। टेक्सटाइल को लेकर भी भारत सरकार नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल लेकर आई है। टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस साल के बजट में भी ये बात बोली गई है, जो कॉटन सेपलिंग्स है, फैब्स हैं, उनको भी हमें यहां पर हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो, कंफर्ट दें। तो ये सारी चीजें इस साल के बजट पर टेक्सटाइल पर बहुत फोकस किया गया है, और है भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में
बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। तो कवरेज 1143 प्रोडक्ट्स कैटेगरी ऑल ड्यूटी फ्री। इंडिया में गेन 5% मोर यूके मार्केट शेयर, यानी कि टेक्सटाइल में को जो वैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करता है पूरी दुनिया में, अब यहां पर यूके को, क्योंकि इस एफटीए से भारत को 5% का गेन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, होम टेक्सटाइल, इन सब पर। और ये कहीं ना कहीं अब हमें बांग्लादेश और कंबोडिया को एज आउट करने में भी मदद कर सकता है। फिर बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की केस में, तो करंट स्टेटस अगर हम बात करें तो इंडिया जो यूके को एक्सपोर्ट करता है इंजीनियर्ड गुड्स, वो करता है $4.28 बिलियन का। और यूके के अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट देखो तो वो $193.5 बिलियन है। यानी भारत का ओवरऑल जो शेयर है वो बहुत कम है, जितना लगभग 2% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जितना कि यूके का टोटल इंपोर्ट है। अब टैरिफ कट करने से यहां पर 18% की ड्यूटीज स्क्रैप हो जाएंगी और भारत 2030 तक इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लगभग $7.5 बिलियन तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे बात करें फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस की, हम सब जानते हैं इंडिया जेनेरिक मेडिसिन में तो अपनी साख पूरे दुनिया के सामने रख चुका है, अपनी साख को इतनी मजबूत कर चुका है कि जेनेरिक मेडिसिन में तो इंडिया को फार्मा कैपिटल भी बोला जाने लगा है। तो यहां पे फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस में जेनेरिक मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पर टैरिफ एलिमिनेशन होगा। यूके का अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो यूके $30 बिलियन का फार्मा इंपोर्ट करता है, जिसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ $1 बिलियन है। यानी आप ये सोचिए कि 1% भी नहीं है टोटल का। ठीक है, टोटल का अगर हम बात करें तो ये 1% के आसपास भी नहीं आ रहा है। तो आप, अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा मतलब 1% के आसपास तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब यूके जो इंपोर्ट करता है $30 बिलियन फार्मा में, उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ $1 बिलियन है। इट्स ओनली $1 बिलियन। यानी कि आप ये सोचिए कितना बड़ा मार्केट, मतलब 30 गुना ज्यादा यूके इंपोर्ट करता है। ये मेरे मुंह से गलत निकल गया कि 10%, बट स्टिल यूके इंपोर्ट $30 बिलियन फार्मा, और जिसमें इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो $1 बिलियन का करता है सिर्फ। तो प्रोडक्ट यहां पे कवर होंगे ईसीजी मशीन, एक्सरे सिस्टम, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। फिर बात करें टॉय एंड स्पोर्ट्स गुड्स की, तो इसमें भी आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में ही भारत ने एक बहुत बड़ा डेक्लेरेशन भी किया है कि अब भारत के एक्सपोर्ट, टॉय एक्सपोर्ट 100 से ज्यादा देशों में जाएंगे। टॉय क्लस्टर्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कोपल कर्नाटका में भारत का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर भी बन रहा है। तो यहां पे इंडिया जो है वो अब चाइना और वियतनाम को एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया वैसे भी चाइना +1 स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव देख रही है। तो ऐसे में इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको एनकैश करने की। बात अगर ज्वेलरी की करें तो एक्सपोर्ट में डबल इन 2 to 3 years टू कैप्चर यूके's $3 बिलियन मार्केट। एंड वैसे भी ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब में इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसकी कोई बराबरी नहीं है। तो यहां पर हम इसको और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करेंगे सर्विसेज एंड प्रोफेशनल्स की। देखिए, सर्विसेज एंड प्रोफेशनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वैसे भी इंडिया का दबदबा है पूरी दुनिया में। दूसरा, हमारे यहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जॉब प्रोस्पेक्टिव्स हाई चाहिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो ऐसे में 75,000 इंडियंस एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 years, 36 सर्विस सेक्टर्स विदाउट इकोनॉमिक नीड टेस्ट। इंडियन प्रोफेशनल्स कैन वर्क इन 35 यूके सेक्टर्स फॉर 2 years। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, 1800 शेफ्स, योगा ट्रेनर्स एंड आर्टिस्ट टू बी वेलकम्ड एनुअली। तो आप ये खुद सोचिए कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट इंडिया के लिए यहां पे डेवलप हो रहा है। फिर अगर बात करें लेदर एंड फुटवेयर में, तो 16% ड्यूटीज यहां पे स्क्रैप की जाएगी। एक्सपोर्ट टारगेट है भारत का $900 मिलियन का लगभग एक्सपोर्ट वो करें लेदर एंड फुटवेयर आइटम का। इससे जो एमएसएमई हब्स हैं आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई, इनको एक बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे इनके लिए क्रिएट की जा रही है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इस इंडिया यूके एफटीए का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडिया यूके एफटीए ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो अगर हम बात करें बिजनेस एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी, तो इंडियन प्रोफेशनल्स ऑन यूके असाइनमेंट फॉर 3 years विल
pay only one country's social security thanks to the double contribution convention, cutting cost for over 60,000 IT workers and boosting competitiveness. यानी कि हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एनहांस होगी. फिर जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी is projected to double the bilateral trade to 100 to 120 billion dollar by 2030, creating millions of jobs. इसके बाद में हमारे एमएसएमई सेक्टर्स और जो एक टोटलिस्टिक होलिस्टिक ग्रोथ पर हम फोकस कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हमारे एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ भी होगा. साथ में कस्टमर बेनिफिट्स, कंज्यूमर्स को भी, जब यूके के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी यहां पर, क्योंकि जब टैरिफ कम लगेगा इंडिया के गुड्स पे, तो दे ऑल्सो गेट द प्रोडक्ट्स एट लेस कॉस्ट, स्पेशली फूड आइटम्स एंड ऑल दीज थिंग्स. फिर अगर हम ओवरऑल आगे बात करें कि एफटीए के पॉजिटिव्स तो हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस और कंसर्न भी हैं. तो क्या चैलेंजेस और कंसर्न है? सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट की बात करें. Between 2017 to 2022, India's export to FTA partners grew by 31%, but imports surged to 82%. यानी कि पिछले 5-6 सालों में जिन जिन कंट्रीज के साथ हमने एफटीए किया है, हमारा एक्सपोर्ट जरूर ग्रो किया है 31% से, लेकिन हमारे इंपोर्ट जो सर्ज आया है वो 82% का है. अब ये एक चुनौती क्रिएट करता है, क्योंकि आप एफटीए इसलिए कर रहे हो ताकि आप एक्सपोर्ट कर पाओ, आप दूसरे के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करो, आपका ट्रेड डाइवर्सिफाई हो. लेकिन भारत जो एफटीए कर रहा है पिछले 5-6 सालों में, उसमें हमारे लिए जो इंपोर्ट सर्ज है वो 82% बढ़ा है. यानी ट्रेड इम्बैलेंसेस हमारे क्रिएट हुए हैं. और आप ये बात सब जानते हैं कि टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हमारे हैं, उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, सिवाय यूएस को छोड़ दिया जाए तो. फिर अगर बात करें, इंडियाज एफटीए यूटिलाइजेशन रेट रिमेन लो एट 25% कंपेयर टू 70 to 80% इन डेवलप्ड नेशन. फिर अगर बात करें कॉम्पिटिटिव प्रेशर, पार्टनर नेशंस लाइक साउथ कोरियन, आसियान लेड इन कॉस्ट एंड इनोवेशन, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल, व्हाइल इंडिया स्ट्रगल विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. भारत में एक तो सबसे जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हम लोग इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम नहीं करते. दूसरा, इंडिया में कोशिश बहुत की जाती है कि टैक्सेस, टैरिफ्स को कम किया जा सके, लेकिन अभी भी लैक ऑफ क्रेडिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंस का अवेलेबल नहीं होना. उसके साथ साथ में जो ड्यूटीज पे करी हैं, रॉ टैप स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, उसका भी जो रीइंबर्समेंट आता है उसमें समय लगता है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. तो इन चीजों पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक हम कितने भी एफटीए, पीटीए, सेका, सेपा साइन कर लें, इन सब का इंपैक्ट हमें उतना बड़ा नजर नहीं आएगा. फिर बात करें नॉन टैरिफ एंड कॉमन बैरियर, स्टैंडर्ड टेक्निकल रेगुलेशन एंड ईयूज अपकमिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ये एक बहुत बड़ी चुनौती अब इंडिया के लिए बन सकती है. कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म जो ईयू ने स्टार्ट करा है, उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसमें कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको आप एडजस्ट करिए अपनी टोटल कॉस्ट में. अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि एक तो सबसे बड़ा इशू यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अभी उस लेवल पर एक्सेल आउट नहीं कर पाई हैं जितनी डेवलप्ड नेशंस की हैं. दूसरा, अगर हम कार्बन बॉर्डर को एडजस्ट करने लगेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में. ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. अब इसका देखना पड़ेगा कि क्या होगा, और ये $8 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट्स को थ्रेटन भी करता है. चौथा बात करें कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस, रूल ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेशन एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट डिले चैलेंज एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली एमएसएमईज एंड रूरल आर्टिसंस. लगातार ओरिजिन का चैलेंज, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स का चैलेंज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. फिर आईपीआर एंड डोमेस्टिक पॉलिसी टेंशन, एफटीए विद वेस्टर्न नेशंस आर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इंडिया टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट आईपीआर प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डुप्लीकेशंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके अलावा जेनरिक फार्मा जो है उसका भी कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया जाए. Then agriculture and MSME fears. Farmer and small business worry about being overwhelmed by cheaper UK import, especially lamb, salmon, processed food, and had similar negative impact. अब क्योंकि भारत भी यूके के एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी कम लगाएगा, तो ऐसे में यूके के प्रोडक्ट्स भी तो इंडिया के मार्केट में आएंगे,
तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो दीज ऑल आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडिया यूके एफटीए। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आप सब मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए आपको क्या लगता है कि ये इंडिया यूके का एफटीए और क्या क्या पॉजिटिव इंडिया के लिए ला सकता है, और कहां कहां पर अभी भी हमें और काम करने की जरूरत है। दिस इज आवर इंस्टाग्राम QR, यू ऑल कैन स्कैन इट, यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स टाइम टू टाइम पर अपलोड करते रहते हैं दैट आर रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। साथ में फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और साथ साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Veranda IAS, where your dream becomes reality.